हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नया अध्याय, नया टॉपिक, नया पोर्शन, जिससे आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और आपको ये बिल्कुल जानकर, पहचानकर और सुनकर ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस या ये जो टॉपिक है आपके लिए कितना रिलेवेंट है और कितना आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस जरा सी एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे द्वारा या मेरे द्वारा दी गई वीडियो पहली बार मिल रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके द्वारा दिया जाने वाला ये हल्का सा मोटिवेशन मेरे लिए एक अच्छा कारगर सिद्ध हो और मैं आप मोटिवेट होकर एक नई वीडियो और बनाने की कोशिश करूँ। यही आप लोगों से एक हल्की सी रिक्वेस्ट है। इसके बाद आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे यूजुअली मैं आप लोगों को ये पहले बता चुका हूँ, बट एक बार फिर भी हम देख लेते हैं छोटी सी बात को। आपको पता है अगर हम बात करते हैं इतिहास की, यानी कि अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को बेसिकली हमने 3 भागों में विभाजित किया है। बेसिकली हमने कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया है हिस्ट्री को। जो सबसे पुराना इतिहास कहलाता है उसको कहते हैं हम प्राचीन इतिहास। उसको क्या कहते हैं हम? प्राचीन इतिहास, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री। कौन सा पोर्शन? ये हो जाता है एंसेंट हिस्ट्री वाला। दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, एंसेंट हिस्ट्री वो वाला हिस्सा है, प्राचीन इतिहास वो वाला हिस्सा है इतिहास का जिसके बारे में हमें साक्ष्य पता है, कभी पढ़ नहीं पाए, या कुछ हिस्सा वो आता है कि जिनके साक्ष्य हमें नहीं पता है और उनके बारे में हमें देखने को मिल रहा है, मतलब किसी किताब वगैरह में कहीं से हमें मिल रहा है, लेकिन हमको अच्छे तरीके से अभी खोज नहीं पाए। उनका जिक्र तो मिलता है लेकिन उनके हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त है। कुछ इतिहास का पोर्शन इसमें वो वाला भी आता है जिसमें हमें ये मिले, पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा भी हिस्सा इसमें देखने को मिलता है हमें कि हमारे पास साक्ष्य भी है और हम उनको स्टडी भी कर पाएंगे, यानी कि हमारे पास उनका कंटेंट भी है, नॉलेज भी है कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम बात कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से काम नहीं करता, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। उसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा एक बात चलते हैं। देखो, ये प्राचीन इतिहास का वो वाला पोर्शन है जिस वाले पोर्शन में हम ये चीज़ समझते हैं कि हमें पुरानी चीज़ें मिली है, रिसर्च के दौरान, खोज के दौरान, कहीं से खुदाई के दौरान जो हमें चीज़ें मिली है, ये सारी प्राचीन इतिहास में आती है। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो है, आधुनिक इतिहास का वो हिस्सा है, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री वाला वो हिस्सा है जिसको हम 1857 की क्रांति से लेकर, आधुनिक इतिहास का ये वो वाला हिस्सा है जिसको 1857 की क्रांति से लेकर 1950 तक हम स्टडी करते हैं। मतलब अगर इतिहास का एक बड़ा एस्पेक्ट, इतिहास का एक वो हिस्सा जो 1857 की क्रांति से लेकर 1950 तक के टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया है, उस हिस्से को प्यारे दोस्तों हम आधुनिक इतिहास में काउंट करते हैं। वैसे देखो, अगर आप थोड़ा सा और इसमें डीपली बात समझ में ना, ओवरव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को ये क्यों, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा 1919 तक डिवाइड किया गया है एक और हिस्से में, इसको 3 और अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो नहीं, मैं आपको एक मोटी सी बात बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे कि जीडी लेवल का कोई आ गया, एसएससी जीडी का कोई आ गया, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम आ रहे हैं, एनटीपीसी आ रहा है, और आर्मी जीडी क्लर्क वगैरह, उनमें इस तरह के क्वेश्चन को लेकर नहीं पूछा जाता मेरे भाई। इनमें पूछा जाता है कि जो इनके अंदर बात हम स्टडी करेंगे जिसमें अंदर दरअसल क्वेश्चन वहाँ से पिक किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो प्राचीन इतिहास है और जो आधुनिक इतिहास है, इन दोनों के जो बीच का हिस्सा है या इतिहास का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। उसको मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। आज का जो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए ये टॉपिक कि आज हम क्या समझें क्या ना समझें, मेनली मैं आज आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूँ, आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वन लाइनर टाइप क्वेश्चन से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की, जितना मेरे से हो सकता है उससे मैं अपर लेवल की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने के बाद दोबारा से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, कहीं से पढ़ना ना पड़े कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मैं उस लेवल की कोशिश करूँगा आपको कंटेंट प्रोवाइड। तो आज प्यारे दोस्तों
आधुनिक इतिहास से टॉपिक चलना है और मेरा आज जो इरादा है आधुनिक इतिहास से पढ़ाने का, मैं आज का जो टॉपिक है, जो स्टडी आज हम करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे INC। क्या स्टडी करेंगे? INC स्टडी करेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं हम, जिसको हिंदी में हम क्या जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से इसको हम जानते हैं। अरे हाथ वाली पार्टी नहीं है फिलहाल, एट प्रेजेंट में जो हाथ वाली पार्टी है उस पार्टी के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। थोड़ी सी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, मैं आपको हिस्ट्री का टीचर नहीं बनाना चाहता। हाँ, याद रखो, मेरा पढ़ाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री का टीचर बनाना चाहता हूँ या हिस्ट्री को बिल्कुल घोल के पिला देना चाहता हूँ कि पी लो भाई घोल के इसके। ना भाई, ऐसा नहीं करना हमें भाई एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं गत वर्षों के एग्जाम्स में, उन्हीं पर ही हम फोकस करेंगे। इसलिए इस बात को लेकर प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, परेशान बिल्कुल ना हो और बने रहे एंड तक। चलिए मैं उसको रफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो है INC। ठीक है, फोकस बनाए रखिए और मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ तक दिख रहा है। तो आज है इतिहास, यानी कि हम हिस्ट्री का कुछ पढ़ रहे हैं और इस इतिहास में जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज का टॉपिक ये है। आज का टॉपिक हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि INC। आज हम ये पढ़ेंगे स्टडी, आज हम INC की करेंगे। देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सभी को पता है INC जब बनी थी उस टाइम अंग्रेजों का समय था। घटनाएं जो हुई हैं भारतीय संविधान बनाने की या कुछ बहुत सारी जो घटनाएं हुई, अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार, अंग्रेजों द्वारा किए गए जो काम, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, जो हमें परेशान किया है, इरिटेट किया है, उसी से दुखी होकर हमने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा अलग तरीके से कि हम क्या कर सकते हैं। टाइम था 1885 के आसपास का। पहले आप सुन लीजिए, मैं फिर लिख दूंगा वन लाइन में फॉर्मेट में। टाइम था 1885 के आसपास का। उस 1885 के आसपास भारत में वायसराय थे और उन वायसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल सही, आप फोकस करें, यहाँ मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल सही, यहाँ देखिए, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, बस जस्ट मुझे सुनिए। बात यह है कि लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने क्या काम किया, एक अपने पास एक अधिकारी की नियुक्ति करी, मतलब अपने लोअर लेवल पर, अपने से नीचे एक अधिकारी की नियुक्ति करी, जो अधिकारी ग्राउंड लेवल पर काम करेगा और लोगों के बीच में जाकर जो भी काम करना था अपने लेवल का वो करे। तो उस व्यक्ति का नाम था, जब लॉर्ड डफरिन, यानी कि जो लॉर्ड डफरिन थे, वायसराय जो भारत के थे, उन्होंने जिसकी नियुक्ति करी उसका नाम था A.O. ह्यूम। अंग्रेज अधिकारी थे। ये अंग्रेज अधिकारी ग्राउंड लेवल पर सर्वे करने के लिए अलग अलग भारत के क्षेत्र में जाते हैं और इनको मिल कौन जाते हैं, जैसे मदन मोहन मालवीय, दयानंद सरस्वती, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, ऐसे मजे हुए कलाकार मिल जाते हैं। कलाकार नहीं कह सकते, भारतीय मिल जाते हैं। और इन भारतीयों ने अपनी बात जब A.O. ह्यूम के सामने रखी अच्छे तरीके से कि क्या है क्या नहीं, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अंग्रेज हमें कितना दुखी कर रहे हैं, कितना दुखी नहीं कर रहे हैं, कर हमसे बेवजह लिया जा रहा है, अगर लिया भी जा रहा है तो वो इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी बातों को A.O. ह्यूम ने सुना और जब A.O. ह्यूम ने इन सभी बातों को सुना तो सुनने के बाद उन्होंने इस बात का एक तरीके से सर्वे किया या इस बात को समझा, सोचा कि यार जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इनके साथ नहीं होना चाहिए। वो दुखी हो जाते हैं। इस पूरी स्टोरी से एक बात समझ में आई, हम एक वन लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं कि इन्हीं सभी भारतीयों ने A.O. ह्यूम का ब्रेन वॉश कर दिया और ब्रेन वॉश करने के बाद वो दुखी हो जाते हैं और अपने उच्च अधिकारी के पास जाते हैं, A.O. डफरिन के पास, और जाकर ये कहते हैं साहब मैं आज से काम
नहीं करूँगा क्योंकि आप इन लोगों को दुखी कर रहे हैं। वो उनको मनाते हैं, कहते हैं कि मैं भी इनकी हेल्प करना चाहता हूँ, और हेल्प करने के साथ साथ मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक दूसरी पोस्ट हूँ। आप इनकी सहायता कीजिए और मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपकी सहायता करूंगा, आपके द्वारा किए गए कार्य को कारगर करूंगा, सपोर्ट करूंगा, उनको उत्तेजित करूंगा। लेकिन आप जाइए मत, आप इनके बीच में रहिए, आप इनकी उम्मीद बन सकते हैं। यहाँ से मेरे दोस्त इसकी लीड होती, यहाँ से शुरू। चलो अब देखते हैं इसकी स्थापना। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना, यानी कि ये कब स्टेबलाइज किया गया। इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1885 में, जब एओह्यूम शुरुआत में एओह्यूम रहते हैं। शुरुआत में कहाँ रहते हैं एओह्यूम? तो दोस्तों प्यारे साथियों, ये रहते हैं शिमला में। शिमला में स्टार्टिंग में रहते हैं, एक डेढ़ साल तक शिमला में रहते हैं। और एक डेढ़ साल तक शिमला में रहने के बाद इनको जब ये लगता है कि ऐसे नहीं होगा, मुझे एक यूनियन बनानी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी भारत के लिए कुछ हो सकता है, तब जाकर स्टार्ट होता है इसका काम। और जब ये शिमला में रह रहे थे, इनको उपनाम क्या दिया गया? उपनाम इनको दिया गया हर्मिट ऑफ शिमला। इसको क्या कहा गया प्यारे दोस्तों? हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। अब हर्मिट ऑफ शिमला तो इनको कहा गया है, इन्होंने स्थापना, अब ये क्या काम करते हैं? एक सम्मेलन करते हैं। एक क्या करा इन्होंने? सम्मेलन। ये सम्मेलन जो स्थान था वो था बम्बई में होना था। कुल सदस्य, इसमें कुल कितने सदस्यों को इनवाइट किया गया? इसमें 73 सदस्यों को, 75 को इनवाइट किया गया था। लेकिन उस 75 में से 75 को इनवाइट किया गया, लेकिन 75 में से कौन से 73 थे? 2 सदस्य नहीं है। जहाँ ये सम्मेलन हो रहा था बम्बई में, उस पर्टिकुलर स्थान का नाम था बम्बई के, उसका नाम था गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय। क्या नाम था? गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय। ये सम्मेलन दोस्तों प्यारे साथियों मेरे, ये हो रहा था गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में सम्मेलन हो रहा था। और इस सम्मेलन के दौरान इसमें व्यक्ति आने थे 75 सदस्य आने थे, लेकिन 75 सदस्य, इनके 75 सदस्य इसमें नहीं पहुंचते, इसमें कम ही सदस्य पहुंच पाते, और वो पहुंचते क्या? अब एओह्यूम ने सम्मेलन रखा। सम्मेलन में कोई अध्यक्ष भी बनाया जाता है, अध्यक्ष। उस टाइम पर इसमें सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उनका नाम था WC बनर्जी। इनका नाम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके चलना। ये मत कहना कि मैंने नोट नहीं किया, ये नहीं किया, ना भाई ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी बात जायज़ नहीं होगी। जायज़ क्या नहीं होगी? कर नहीं पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो को बार बार देखने के बजाय आप एक बार इसको नोट भी कर लें, और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, याद हो जाएगा पक्का। अध्यक्ष बनाएंगे WC बनर्जी, और WC बनर्जी जो बनाएंगे, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो प्यारे साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। जब व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया, इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पूर्व नाम जब स्थापना हुई, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब इसकी नींव रखी गई, यानी कि INU, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था, लेकिन इसका बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम बाद में कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि INC कर दिया गया। ये किसके कहने पर किया गया? तो याद रखेंगे यहाँ पर WC बनर्जी के कहने पर, WC बनर्जी के कहने पर। अब सुनो हुआ क्या, घटना क्या हुई। जब WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया तो WC बनर्जी ने अपनी बात रखी है।
उन्होंने बात क्या रखी, उन्होंने कहा मैं चलो आपकी बात मान लेता हूँ और मानना भी आपकी जायज़ है, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया और सम्मान देकर मुझे ये कहा कि आप अध्यक्ष बन जाइए। ठीक है, मैंने मान लिया, बन गया। लेकिन अब आप लोगों को मेरे इस अध्यक्ष पद की जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मेरा सम्मान अगर रखना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात मेरी भी मान लीजिए। उसने कहा जी बताइए, उसने कहा जो कांग्रेस हम ये पढ़ रहे हैं, इस कांग्रेस में आपने जो इसमें यूनियन शब्द जोड़ा है ना, यूनियन शब्द, मैं इस यूनियन शब्द को बदलना चाहता हूँ कांग्रेस शब्द। किसमें बदलना चाहता हूँ? कांग्रेस शब्द में बदलना चाहता हूँ। ये इन्होंने अपनी पहली बात इसमें रखी कि दोस्तों जो आप ये यूनियन शब्द इसमें लगा रहे हैं, कांग्रेस लगाइए। काली कांग्रेस का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कांग्रेस शब्द क्या है, इसका मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह। शक्तिशाली व्यक्तियों का जो समूह होता है उसी को हम कांग्रेस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। कि अब से ये जो आप संस्था बना रहे हैं, ये संस्था ऐसी हल्के फुल्के व्यक्तियों की संस्था नहीं है, ये संस्था आज से एक शक्तिशाली व्यक्तियों की संस्था बनेगी। तो प्यारे साथियों, इस यूनियन शब्द को हटाकर कांग्रेस शब्द यहाँ जोड़ दिया गया। यूनियन शब्द को हटाया, कांग्रेस शब्द जोड़ दिया गया। चल ही रही थी बात। अब चलते चलते ये हुआ कि अब कहने लगे अब हम ना लोगों को एक साथ जोड़ेंगे। लोगों को क्या करेंगे? एक साथ जोड़ेंगे, लोगों को एक साथ जोड़कर मोटिवेट करेंगे और भारत को आज़ाद बनाने के लिए हम आज से काम करेंगे। एक साथ जोड़ेंगे, भारत को आज़ाद बनाने के लिए आज से काम करेंगे और हमारा जितना भी फोकस रहेगा वो सारा का सारा फोकस इंडिया को फ्रीडम दिलाने की, इंडिया को आज़ाद करने का काम होगा। इसी बात को लेकर अब ये सभी भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, सम्मेलन करते हैं, बैठक करते हैं और लोगों से मिलते हैं, कहते हैं कि आज से हमें ये काम करना है, हमें देश के लिए इतना करना है, वो करना है, आपको हमारे साथ आना है। ये एक्स्ट्रा जो बातें होती हैं अब हम समझने जाएंगे इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये देखेंगे अधिवेशन, यानी कि वो सम्मेलन कहाँ कहाँ होते हैं और कब कब। सबसे पहले 4 यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्रथम 4 अधिवेशन, प्रथम 4 अधिवेशन को याद करने की ट्रिक। प्रथम 4 अधिवेशन को याद करने की ट्रिक। और दोस्त मेरे ट्रिक बन जाती है बकमई। क्या बन जाती है? बकमई। ये ट्रिक बन जाती है। यानी कि क्या हुई बात कि पहले ये 4 वो अधिवेशन है, स्थान है जो हुए और कहाँ कहाँ पर हुए। वह से हो जाता है बम्बई, अपना शहर बम्बई शहर, बम्बई 1885। ठीक है, बम्बई शहर में इनके अध्यक्ष भी लिख लो भाई साथ के साथ, कौन अध्यक्ष बने इनके। पहले जो सबसे अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी 1885 वाले के। कैसे हो गया? कलकत्ता 1886, 1 साल बाद ही इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है। अध्यक्ष इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। उसके बाद मैं आ गया ना, मैं से हो गया मद्रास 1887। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो अध्यक्ष बनते हैं, इधर आ जाते हैं। अब इसके बाद प्यारे साथियों मेरे दोस्तों, अब हमारा जो समय पहुंच जाता है वो आ जाते हैं तीसरी ई से हो जाता है इलाहाबाद। ई से क्या बनता है? इलाहाबाद। यहाँ दिख रहा है ना आप लोग? ठीक है, ई से बनता है इलाहाबाद 1888 में। ठीक है, 87 हो गया, 88 आ गया। इसके जो अध्यक्ष बने, जो इसके अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं जॉर्ज यूले। कौन बनते हैं? जॉर्ज यूले। बस अब मैं यहाँ से आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चंस लिखवाने वाला हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ तक की बात एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ठीक है,
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको साफ करता हूँ और साफ करने के बाद मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ किस तरीके से हमारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसमें। आप लोगों ने वो गाना सुना है? बोलिए। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इंतहा हो गई इंतजार की। चलो बाद में और फिर कभी। सबसे पहले वाला क्वेश्चन में देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए INC के प्रथम अध्यक्ष, INC के प्रथम अध्यक्षों के बारे में, तो इनका नाम अभी बताया मैंने, WC बनर्जी है इनका नाम। ठीक है, आपसे पूछा जाए INC के प्रथम मुस्लिम, INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, INC के कौन से प्रथम ऐसे अध्यक्ष थे जो मुस्लिम थे? उनका नाम जो है, उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। अभी लिखा है मैंने नाम, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए INC के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, INC के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इनका नाम है जॉर्ज यूले। क्या नाम है? जॉर्ज यूले। जब INC की स्थापना हुई तो उस टाइम पर भारत के वायसराय, उस टाइम पर जो भारत था उसके वायसराय कौन थे? इनका नाम लिखोगे आप लॉर्ड डफरिन। क्या नाम लिखोगे? लॉर्ड डफरिन। आई होप सो मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं ये आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ। मुझे एक बार बताएं जरूर, बेशक आप कमेंट करके बता दें मुझे कि ये आपको इस तरीके से बात समझ में आई नहीं आई, कैसे समझ में आई, आ भी रही है नहीं आ रही है, कितने % आ रही है, ताकि हम इस बात पर काम कर सकें। क्योंकि ये काम आपके लिए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए। और भाई दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ही समझ नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या? तो इसलिए प्लीज़ आप बताते रहें इस बात को कि आपको समझ में आ रहा है। डन? ठीक है। भारत के वायसराय जो थे उस टाइम पर, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। अब हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था कि हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह किसको कहते हैं? तो आपका आंसर फिर से यही होगा A.O. ह्यूम। डन हो गई बात ये? अच्छा, समय था 1896 का। क्या समय था? 1896। इस 1896 में INC का अधिवेशन हो रहा था और INC के अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया? पहली बार गाया गया, ऐसे लिखेंगे, पहली बार गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया कब? 1896 में। अब राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने है? लिखा गया। राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत अच्छी बात है, बोलते चलो, बगैर बोले कुछ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी। जब तक बोलोगे नहीं प्यारे साथियों बात नहीं बनेगी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन है भाई। क्या कह रहा है? जनगण मन है। दोबारा, हाँ, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत ये है। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है हमारा। अच्छा, समय मतलब कितने समय तक गाया जाता है? 65 सेकंड। 65 सेकंड तक गाया जाता है वंदे मातरम। कितने समय तक गाया जाता है? 65 सेकंड तक गाया जाता है। कभी कभी आप लोगों को ये 62 भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रायोरिटी 65 को देंगे।
प्रायोरिटी किसको देंगे? 65 को देंगे। यहाँ तक की बात मुझे बता दो जल्दी से, आप कवर कर पा रहे हैं? पक्का समझ में आ रही है बातें? चलो आज का अध्याय हम यहीं रखते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको इंटरेस्ट बन रहा है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, क्या करें, समय का अभाव है, दूसरे भी और क्लासेस वगैरह अरेंज करनी हो, टेस्ट भी बनाना होता है, तो आपके लिए भी ऑनलाइन एक प्रोवाइड कराऊंगा टेस्ट में। देखते हैं कितना होगा कितना नहीं हो पाएगा आप लोगों से, इसी से संबंधित करेंगे। आज का अध्याय दोस्त हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट अध्याय में हम इसको यहीं से शुरू करेंगे और आगे देखेंगे क्या। फाइनली फिर से आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आज का टॉपिक, आज की कंटेंट, आज की बातें समझ में आई है तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बटन दबा दें, वहाँ पर ऐसे थंबनेल सा होगा लाइक, शेयर और रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।